अब तक हम न्यूटन के कानून पर जितनी भी बात कर चुके हैं वो बुनियादी तौर पर एक डायमेंशन में, वन डायमेंशन में बात करते रहे हैं, और अब हम जो बात करने जा रहे हैं उसमें हम कुछ और टू डायमेंशन बना लेंगे, इसमें एक डायमेंशन और ऐड कर लेंगे, जैसे कि हम टू डायमेंशन प्रोजेक्टाइल मोशन में हमने किया था। इसी तरह से अब हम ये न्यूटन के लॉज को अप्लाई करने जा रहे हैं टू डायमेंशनल प्रॉब्लम्स में। तो फर्ज कर लीजिए मेरे पास एक ब्लॉक है जो कि ज़मीन पर रखा, ये ग्रीन मैंने बनाया, बल्कि नहीं, मेरा ख्याल है कि ज़मीन की जगह मैं इसको आइस, बर्फ़ ले लेता हूँ, बर्फ़ ले लेता हूँ और उसको मैं आइस कलर कर देता हूँ। और क्योंकि बर्फ़ पे फ्रिक्शन बहुत कम होती है, फ़र्ज़ कीजिए कि जमी हुई झील है, फ्रोज़न लेक है, और इसके ऊपर एक ब्लॉक ऑफ आइस रखा हुआ, यानी आइस ऑन आइस वाला प्रॉब्लम है ये। और इसका जो मास है जो कि रखा हुआ है, और ये हमने इसके बीच में थोड़ा ऑयल भी डाल दिया ताकि फ्रिक्शन जो है वो इतनी कम हो जाए कि हम उसे निगलेक्ट कर सकें, नज़रअंदाज कर सकें। और मैं इसको खींच रहा हूँ, एक फोर्स लगा रहा हूँ मैं इस पर, इसको खींच रहा हूँ, और मुझे ये मालूम करना है कि ये जो ब्लॉक है ये एक्सेलरेट राइटवर्ड जो है कितना एक्सेलरेट होगा। और ये मैंने यहाँ पर एक हुक से एक स्ट्रिंग को, एक रस्सी बांधी हुई है, और मैं इस बर्फ को खींच रहा हूँ इस रस्सी की मदद से। ये मेरा हाथ है और ये मैं हूँ। उम्मीद है आपको समझ में आ रहा होगा, लेकिन मेरी ड्राइंग इतनी अच्छी नहीं है। तो बाल मैं ये इसको खींच रहा हूँ, एक एंगल से खींच रहा हूँ मैं इसको, और बिल्कुल स्ट्रेट खींच रहा हूँ मैं इसको, लेकिन ये जो हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में इसकी मुझे मोशन मालूम करनी है, जबकि मेरी फोर्स जो है वो हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में नहीं अप्लाई हो रही, बल्कि ये जो एंगल है ये एक पर्टिकुलर एंगल पर जो कि 30 डिग्री का एंगल है उस पर मैं ये फोर्स लगा रहा हूं। और फर्ज कर लीजिए कि जो ब्लॉक ऑफ आइस है इसका मास जो है फर्ज कीजिए 50 केजी, 50 किलोग्राम्स का, 50 किलोग्राम्स का ये मास है, मुझे लगभग 100 पाउंड्स के बराबर का बहरहाल। तो मैं जो फोर्स लगा रहा हूं उसका जो वेक्टर है उसकी डायरेक्शन ये है, ये फोर्स की डायरेक्शन है, यानी कि जो फोर्स मैं लगा रहा हूं, और ये जो वेक्टर है या ये जो फोर्स है, आपको पता है कि फोर्स में जो वेक्टर है, वेक्टर में मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों होती है। तो मैग्नीट्यूड जो है वो मेरे पास फर्ज कर लीजिए 10 न्यूटन्स है, और इसका जो एंगल है वो 30 डिग्री हॉरिजॉन्टल के साथ ये अपना एंगल बना रहा है। और जाहिर बात है कि स्प्रिंग पर जो है टेंशन भी होगा, बहरहाल टेंशन के प्रॉब्लम्स पर हम बाद में आएंगे, वो भी हम यहाँ डील नहीं करेंगे। तो चलिए, मैं यहाँ पर मैंने अभी कहा था, क्या कहा था, हाँ मैंने ये कहा था कि इस पर 10 न्यूटन की मैं फोर्स लगा रहा हूँ, और इस फोर्स का जो एंगल है हॉरिजॉन्टल के साथ वो 30 डिग्रीज का है, जबकि जो ब्लॉक जिसे मैं एक्सेलरेट करवाने की या मूव कराने की कोशिश कर रहा हूँ वो 50 केजी का है। और एक्सेलरेशन मुझे मालूम करना है कि ये हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में कितना एक्सेलरेशन ये ब्लॉक गेन करेगा, कितना ये एक्सेलरेट होगा राइटवर्ड डायरेक्शन में, और ये मैं इसको अपवर्ड डायरेक्शन में खींच रहा हूँ, और ये अपवर्ड उठेगा भी या नहीं उठेगा। तो सबसे पहले मुझे तो इस मालूम करनी है वो ये कि इसकी राइटवर्ड डायरेक्शन में स्पीड कितनी होगी। तो मैं फोर्स वेक्टर को, जिस तरह मैंने पहले वेलोसिटी वेक्टर को ब्रेकअप किया था, इसी तरह मैं इस फोर्स वेक्टर को भी मैं इसके x और y कंपोनेंट में ब्रेक करूंगा, और इसको बिल्कुल उसी तरह जैसे मैं राइट एंगल ट्राइंगल की बात हमने पिछली कुछ एग्जांपल्स में की थी, उसी तरह मैं इसे भी राइट एंगल ट्राइंगल तस्वर करूंगा। ये इसका हॉरिजॉन्टल पार्ट है या हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट है जो कि x कंपोनेंट भी कहलाता है, और ये जो वर्टिकल जो कंपोनेंट होगा ये इसका ये जो वर्टिकल कंपोनेंट है जो कि इसके ऊपर परपेंडिकुलर बना रहा होगा, ये वो फोर्स होगी जो कि इसको ऊपर की तरफ खींचने की या उठाने की कोशिश कर रही होगी। तो ये जो है ये इसको मैं इस तरह से भी बना सकता हूँ इस वेक्टर को कि ये इसके दो कंपोनेंट्स होगा, ये और ये दोनों सेम कंपोनेंट्स हैं। और बुनियादी मकसद जो है वो ये है कि मुझे ये जो वेक्टर है मेरे पास दिया गया है, इसको मैं इसके x और y कंपोनेंट्स में ब्रेक कर लूं ताकि मुझे पता चल जाए कि इस पर हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में कितनी फोर्स लग रही है और अपवर्ड डायरेक्शन में या वर्टिकल डायरेक्शन में कितनी
फोर्स लग रही है और इसको मैं एक राइट एंगल ट्राइंगल की तरह जब ट्रीट करूंगा तो जाहिर बात है कि इस पर वही सारे के सारे लॉज अप्लाई होंगे जो कि हम राइट एंगल ट्राइंगल पर अप्लाई करते हैं, यानी सो का टोआ साइन अपोजिट टू हाइपोटेन्यूज। अब हमें पता है कि ये जो वेक्टर है ये जो कि हाइपोटेन्यूज है इसकी लेंथ जो 10 न्यूटन है या 10 यूनिट्स है, इसको अगर हम एक राइट एंगल ट्राइंगल के तौर पर ट्रीट करें तो, और ये एंगल जो है इसका 30 डिग्रीज का है और ये हाइपोटेन्यूज जो है ये हमारे पास मौजूद है जिसकी लेंथ 10 यूनिट्स है। तो यहां पर x कंपोनेंट मालूम करने के लिए मैं cos को इस्तेमाल करेंगे, काह को इस्तेमाल करेंगे। cos इज इक्वल टू cos 30, मेरे पास 30 एंगल मुझे दिया हुआ है, तो cos 30 इज इक्वल टू एडजेसेंट, ये fx जो है ये एडजेसेंट यानी कि फोर्स का fx कंपोनेंट डिवाइडेड बाय हाइपोटेन्यूज मेरे पास है 10। तो मुझे मैं इसकी मदद से fx मालूम कर सकता हूं, तो fx हो जाएगा 10 टाइम्स cos 30 और cos 30 डिग्री, और आपको पता है 30, 60, 90 के जो ट्राइंगल्स होता है उसकी मदद से हम फिगर आउट कर सकते हैं। ये वैल्यूज बआसानी याद भी रहते हैं, सबसे ज़्यादा इस्तेमाल भी होती हैं। और मेरा जिस वक्त जो कैलकुलेटर है वो इन वैल्यूज़ को सपोर्ट नहीं कर सकता या मैं से मालूम नहीं कर सकता, तो मेरा ख्याल है कि थोड़ा सा हैंड कैलकुलेशन से मैं अपना काम चला लूँ। तो 30 डिग्री का जो कॉस है ये 60 डिग्रीज का एंगल होगा, और मैं इसकी मदद से भी मतलब अगर मैं इसको उलट दूं तो मैं मालूम कर सकता हूँ उस सूरत में ये परपेंडिकुलर हो जाएगा। लेकिन बार चलिए छोड़िए, वो खामा कंफ्यूज करने वाली बात है। तो fx इज इक्वल टू 10 cos 30 की वैल्यू होती है √3/2, ये हो जाएगा 5√3। तो ये fx की जो वैल्यू है मेरे पास हो जाएगी 5√3 न्यूटन्स। अब मुझे एक्सेलरेशन मालूम करना है राइटवर्ड डायरेक्शन में यानी कि हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में। तो ये जो एक्सेलरेशन होगा, फोर्स इज इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन होता है, तो एक्सेलरेशन हो जाएगा मास डिवाइडेड बाय फोर्स। तो मास मेरे पास है इसका 50 kg है, तो ये मेरे पास 5√3। तो ये फोर्स मैं ये फोर्स इज इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन, तो मुझे मास जो है वो अभी मालूम है इसका 50 kg है और मुझे एक्सेलरेशन इसका नहीं मालूम। तो अब ये देखते हैं कि ये 1/10 हो जाएगा, ये 1/10 हो जाएगा। तो स्क्वायर रूट ऑफ 3/10 मीटर्स पर सेकेंड स्क्वायर्ड मेरे पास ये एक्सेलरेशन निकलेगा। मैं माजरत चाहता हूँ, ये वीडियो जो है ये बाहर निकल रही है, लेकिन ये कुछ थोड़ा सा टेक्निकल प्रॉब्लम है। तो अब इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब है कि जो इस ब्लॉक पर जो फोर्स लग रही होगी उसके नतीजे में जो एक्सेलरेशन होगा वो इतना होगा। अब क्या ये ऊपर उठा पाएगा इसको? इसके लिए हमें इसका y कंपोनेंट फिगर आउट करना पड़ेगा, और ये बहुत मेस हो चुका है। इसको थोड़ा सा क्लियर कर दूं मैं इस हिस्से को, ताकि मेरा ख्याल है ये जगह क्लियर कर दूं, क्योंकि अब हम x कंपोनेंट पे काम खत्म कर चुके हैं। तो y कंपोनेंट यानी fy के लिए जो कि इसका वर्टिकल कंपोनेंट है, ये वाला पार्ट जो है ये वो फोर्स है जो अपवर्ड डायरेक्शन में मूव कर रही है, और लॉजिक वही अप्लाई होगी सो काटोआ वाले को इस्तेमाल करते हुए। हमें मालूम है कि sin 30 इज इक्वल टू अपोजिट ओवर हाइपोटेन्यूज। अपोजिट fy है इस सूरत में हमारे पास, और हाइपोटेन्यूज हमारे पास 10 है, तो fy हो जाएगा 10 इंटू साइन 30। साइन 30 ज़्यादा आसान है जो कि 1/2 होता है, तो 10 इंटू 1/2 होगा, तो ये हो जाएगा fy इज इक्वल टू 10 न्यूटन। मैं ये गलत लिख गया हूँ, लेकिन बहरहाल ये बाद में सही कर लूँगा। तो ये हो जाएगा 5 न्यूटन्स, फोर्स का y वेक्टर जो है वो 5 न्यूटन्स हो जाएगा। अब थोड़ी देर के लिए ठहरिए, अब मालूम ये करना है कि इस पर फोर्स कितनी है जो कि डाउनवर्ड एक्ट कर रही है, क्योंकि जब तक हमें ये मालूम नहीं होगा कि इस पर डाउनवर्ड कितनी फोर्स एक्ट कर रही है, हम ये नहीं बता सकते कि नेट रिजल्ट क्या होगा। तो इसका वेट वो फोर्स है जो कि डाउनवर्ड एक्ट कर रहा है, और इसका मास चूंकि 50 kg है, तो 50 kg मास पर जो फोर्स एक्ट कर रही है वो 9.81 या यूं समझिए कि 10 मीटर्स पर सेकेंड स्क्वायर के रेट के एक्सेलरेशन से वो फोर्स जो है वो डाउनवर्ड एक्ट कर रही है। तो तकरीबन ये अगर मैं 10 मीटर्स पर सेकेंड स्क्वायर के हिसाब से इसके एक्सेलरेशन को कंसीडर कर लूं, तो ये हो जाएगी 500 न्यूटन डाउनवर्ड होगा। और ये अपवर्ड जो फोर्स है ये इसके ऊपर ये मैं इसको सही कर लूं, 5 न्यूटन्स की फोर्स है जो कि ऊपर
की तरफ खींच रही होगी, यानी जो नेट फोर्स है वो अभी भी डाउनवर्ड ही होगी। जो अपवर्ड फोर्स है वो इतनी कम है कि वो उसको ब्लॉक को ऊपर की तरफ नहीं उठा सकेगी, लिहाजा जो नेट रिजल्ट हमें मिलेगा वो राइटवर्ड डायरेक्शन में ये ब्लॉक मूव करता चला जाएगा, ऊपर नहीं उठेगा। उम्मीद है कि ये प्रॉब्लम भी आपको समझ में आ गया होगा और अब से अगली वीडियो में मुलाकात होगी।